मुझे बताओ ये ब्रीच का मतलब क्या होता है? हाँ, तोड़ना। वेरी गुड। तो भाई अगर अपन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसका मतलब है भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से टूटते हैं। एक ब्रीच को बोलते हैं अपन एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक को अपन क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच। अभी एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच क्या होता है बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक कंसेप्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक कंसेप्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं डेट ऑफ परफॉर्मेंस। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई यहां पर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इस पर्टिकुलर डेट पे अपन ने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट किया था। और डेट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो जाता है भाई कि इस दिन पे अपन क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अब मान लीजिए भाई डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अपन यहां पर मान करके चलते हैं भाई 1 जून है, ठीक है, सॉरी 1 जनवरी है। और डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है बताइए? 20 जनवरी है। अब मान लीजिए डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद मतलब 1 जनवरी के बाद और 20 जनवरी के पहले अगर मैं आ करके ये बोल दूं कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैंने कब मना किया? डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद और डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले। इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने आपको 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपके साथ क्या करूंगा, 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और 20 तारीख को मैं इसे क्या करूंगा? फुलफिल करूंगा। और मैंने इसे 20 तारीख को ही क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। 20 तारीख को ही मैंने क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। मतलब डेट ऑफ परफॉर्मेंस के दिन ही क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। इसे अपन क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच। क्या बोलेंगे बेटा? एक्चुअल ब्रीच। अब ये जो ब्रीचिंग्स होती हैं, ब्रीचिंग्स भी दो तरीके से होती है। एक को बोलते हैं एक्सप्रेस और एक को बोलते हैं इम्प्लाइड। बोलकर या लिख करके ब्रीच कर सकता हूं कि भैया जाओ नहीं करना पूरा कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच। जो एंटीसिपेटरी ब्रीच, सॉरी जो इम्प्लाइड ब्रीच होती है वो क्या होती है कि जहां पर आपको खुद समझ में आ जाए कि भाई सामने वाले ने क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। मतलब मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही समझ में आने लग जाता है कि भाई यहां पर ये पार्टी ने हमारे साथ गलत कर दिया। एग्जाम्पल, मैंने आपको टाइम दिया कि मैं इतने बजे आपका बैच लूंगा और जिस समय मैंने आपको टाइम दिया उसी समय मैं एक दूसरा बैच पढ़ाना चालू कर दिया हूं। उसी समय मैं दूसरा बैच ही अब क्या करूंगा? रोज डेली बेसिस पर लूंगा। तो आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बैच नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको खुद ही क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं बताइए? दैट इज हमारा इम्प्लाइड ब्रीच। ओके। तो एक हो जाता है हमारा जिसे अपन बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच, एक हो गया हमारा जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब जो एक्चुअल ब्रीच होता है उसमें तो कोई खास टेंशन नहीं है भाई। 20 तारीख को मैंने बोला था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा और 20 तारीख को ही मैंने उसे क्या कर दिया? मना कर दिया। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, हम मार्केट में जाएंगे सेम चीज को खरीदेंगे। मार्केट में अगर मान लीजिए प्राइस में चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से हमें क्या होगा? नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई आपको करके देनी पड़ेगी। तो भाई वो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि 20 तारीख को आप मार्केट में गए, आपने 20 तारीख को पता किया कि भाई वो जो राइस मैंने आपको बेचने की बात की थी जिसमें मैंने आपके साथ प्राइस तय किया था 30 रुपए का, और अब मार्केट में वही कितने का हो गया? 40 रुपए का। तो डिफरेंस कितना आया? 10 रुपए। वो 10 रुपए आप मुझसे क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? एंटीसिपेटरी ब्रीच में। एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंतर्गत क्या होता है? 1 जनवरी को अपन ने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट किया था और 20 जनवरी को मैं उसे पूरा करने वाला था। अब आज कौन सी तारीख है? 12 तारीख। 12 तारीख को मैंने बोला सॉरी बॉस मैं आपको राइस नहीं दे पाऊंगा। अब आप बोल रहे हो नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं हम नहीं जानते, राइस तो हमें आप ही का ही चाहिए, आप जो क्वालिटी का राइस देते हो वही हमें पसंद आता है, सर आपको देना ही पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ 12 तारीख को मैं राइस नहीं दे पाऊंगा, आप बोल रहे हो नहीं साहब देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई 20 तक रुक जाते हैं। अब 20 तारीख तक हम रुके। 20 तारीख को हो सकता है मैं आपको राइस दे दूं, ओके। हो सकता है मैं आपको राइस ना दूं, तो यहाँ पे डैमेजेस क्लेम करना होगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा जो खेत जिसमें राइस मैं उगाने वाला था वो भीषण क्या हुई? बारिश आई और उससे पूरा का पूरा राइस जो है वो बर्बाद हो गया। तो यहां पर क्या आ गया? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्या हो गई? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और अभी अभी अपन ने केस देखा था, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। और अब आप क्लेम डैमेजेस नहीं कर सकते। तो एक केस होगा जहां मैं राइस दे दूंगा, एक केस होगा जहां राइस बर्बाद हो जाएगा, एक केस होगा जहां पे मैं राइस नहीं दूंगा। अच्छा अगर मैंने आपको राइस नहीं दिया तो अब तो 20 तारीख में खड़े हैं अपन, अभी भी क्या इंतजार करोगे? नहीं सर कल दो का, तो अरे मैंने मुंह पे मना कर दिया नहीं दूंगा। तब आप जाओगे बाजू वाले की दुकान में और प्राइस पता करोगे, बाजू में प्राइस चल रहा है कितने रुपए? 40 रुपए। और मैंने आपसे बात किया था कितने रुपए पे? 30 रुपए पे। तो आप क्या कर लोगे मुझसे? क्या ले लोगे? डिफरेंस। कितना ले लोगे? 10 रुपए। लेकिन सुनो ना, कंफ्यूजन का इसको पता है कहाँ? 12 तारीख को 25 रुपए चल रहा था
25 नहीं 35 रुपए चल रहा था प्राइस राइस का, और 20 तारीख को 40 रुपए हो गया। अब मैंने तो 12 को ही बोल दिया था कि भैया मैं नहीं पे करने दूंगा, सॉरी राइस नहीं दूंगा। तब इसका प्राइस कितना चल रहा था, 35 रुपए। तो अब मेरा कहना ये है, वही 20 तारीख तक अपन रुके हैं, और 20 तारीख को मेरा कहना ये है कि भैया मैं तो 5 रुपए दूंगा पर केजी। आप बोल रहे भैया नहीं 10 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में चल रहा है 40 रुपए। लेकिन मैंने कहा जब मैंने आपको मना किया था तब तो कितना चल रहा था, 35 रुपए, हेंस मैं आपको दूंगा 5 रुपए। तो बताइए कितना दूंगा, 5 की 10, 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 10। वेरी गुड, 10 ही दूंगा। सर ऐसा क्यों, हम आपको तो सही बोल रहे हो ना कि आप 12 तारीख को तो 35 का रेट चल रहा था। बेटा एक चीज मुझे बताओ, अगर 12 तारीख को 35 का रेट चल रहा था इट्स फाइन, लेकिन अगर 12 को ही कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाता, कैंसल हो जाता, तो मैं आपको कितना देता, 5 ही रुपए देता। आप बोलते भैया यहां तक के अपन को जाना ही नहीं, खेल खत्म करो, तो मैं आपको कितना देता, 5। तो अपन लेकिन अभी कहां तक चले गए, 20 तक के। तो 20 पे रेट कितना चल रहा है, 40, तो मुझे आपको कितना देना पड़ेगा, 10। लेकिन सुनो, हो सकता है मैं आपको यहां पे ये बोल दूं भाई तुम्हारी गलती कि तुमने मुझे फोर्स किया था 20 तक रुकने के लिए, मैं तो 12 को ही मना कर दिया था। तो आप क्या बोलोगे, आपकी गलती, 12 की बात पे इतना अड़े नहीं रहे, मेरे साथ 20-20 तक आ गए। अरे आया कि नहीं आया, आप यहीं अड़ जाते भाई तेरे को जो करना है कर, मैं तो ये पकड़ 5 रुपए और निकल। आप ये बोल देते मैं चुपचाप निकल जाता, आप भी बोले अच्छा चलो ठीक है 20 तक देख लेंगे, आपने भी तो हामी भर दी ना। इसका मतलब वो 12 को कोई बात हुई अपनी ऐसा माना ही नहीं जाएगा, समझेंगे जैसे बात अपनी कब हुई, 20 को। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी जिस दिन रिसाइंड हो रहा है उस दिन का मार्केट प्राइस देख लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि भैया प्राइस अगर 12 तारीख को अपन रिसाइन कर रहे हैं, 12 तारीख को क्या प्राइस है, 35 माइनस 30 5, नहीं साहब 20 तारीख को रिसाइन कर रहे हैं, 40 माइनस 30 10। जी वाह, पक्का, अच्छे से चल। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट दोस्तों, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब भी ब्रीच होता है मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है बेटा, जब भी कुछ टूटता है तो अंदर से आवाज आती है, और आवाज के साथ दर्द होता है बेटा, और हर दर्द की क्या होती है, दवा, और इन को अपन क्या बोलते हैं, रेमेडी। तो व्हेनेवर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो देयर विल बी रेमेडीज, और आपको भी रेमेडीज यहाँ पर दी जा रही है। बोला जा रहा है कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कोई तोड़फोड़ हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, कोई टेंशन मत लो, हम आपको देंगे क्या भाई, रेमेडी। और रेमेडी के नाम पे आपके पास है अलग अलग 5 प्रकार की रेमेडी। जैसे पहली रेमेडी है रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या रेमेडी है बताइए, रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी रेमेडी है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तीसरी रेमेडी है सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन। फिर चौथी रेमेडी है सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस। और लास्ट रेमेडी है सूट फॉर क्वांटम मैरियट। समझ में आया दोस्तों, तो सूट फॉर क्या हो जाता है, क्वांटम मैरियट। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्या मिलेगी बताइए, दैट इज आपके पास अलग अलग रेमेडीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिसके अंतर्गत अपन ने पहली रेमेडी क्या पढ़ी है बताइए, दैट इज रिसेशन। क्या मैं जान सकता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन, कोई बता सकता है क्या होता है भाई ये रिसेशन, हाँ कैंसिल करना, वेरी गुड। तो कैंसिल करने को अपन क्या बोलते हैं बताइए, रिसेशन। अब रिसेशन की बात की जाए दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं रिसेशन को लेकर के, तो भाई ये रिसेशन मतलब कैंसिल करना, सिंपल है। मैंने आपको बोला कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा, ठीक है, आपने भी बोला ठीक है भाई मैं भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा। मतलब भाई मैंने मना किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा, मैंने कहा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, हम फीस नहीं देंगे। अरे मत पढ़ाओ अपनी जगह बेटा, ठीक है नलाए, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि हम आपको फीस नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, तो भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, तो आपने भी अपने दायित्व को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ठीक है साहब आप मत पढ़ो, बची हुई फीस हम भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको रेमेडी मिल गई ना कि ठीक है भाई आपको भी पैसा नहीं देना पड़ा, आपने जितना पढ़ाया उसी का ही पैसा देना पड़ा। तो भाई जैसा मैंने रिसाइन किया आप भी क्या कर दोगे, उसे रिसाइन कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। दूसरी चीज जो मिलती है उसे बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कई बार हमारे को डैमेजेस मिल भी जाएंगे तो भी हमें तृप्ति नहीं मिलेगी, डैमेजेस मिल भी जाएंगे तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी, या फिर डैमेजेस होने ही कितने चाहिए यही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि नुकसान थोड़ा लंबा हुआ बड़ा हुआ है, जैसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। या फिर डैमेजेस लेना है जिस इंसान से जिसने ब्रीच किया है, वो हो गया माल्या दिवालिया, तो वो तो भाई खुद कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा है, तो अगर मैं उससे क्या बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर,
मुझे पैसा दे भाई, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसे केस में वो क्या नहीं करेगा बताइए, मुझे क्या नहीं देगा, वो पैसा भी नहीं देगा। तो भैया मैं डैमेजेस निकाल भी लूंगा तो पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब आप ये समझो कि भाई कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर डैमेजेस का आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जहां पर आपको मनी मैटर नहीं करता है, या जहां पर आप पार्टी से पैसा मांगोगे तो पार्टी के पास पैसा देने के लिए नहीं है। ऐसी जगहों पर आप क्या फाइल करोगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो मतलब आप बोलोगे भैया मुझे तो परफॉर्म करके दो। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, आपका अगर कुछ चंद दिनों के बाद फाउंडेशन का पेपर है और आपका लॉ का कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं कराया है, अब आप क्या बोलोगे, सर 2,000 रुपए दे तो घर चले जाते हैं। नहीं बॉस, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सर कोर्स कंप्लीट करा दो जैसे तैसे भी, कुछ भी हो सर, हमारे लिए अटेम्प्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलता हूँ भाई इस अटेम्प्ट की क्या कीमत है, तो क्या कीमत है बेटा, निकाल पाओगे क्या कीमत? आंसर इज नो, आप कभी नहीं निकाल सकते कि एक 6 महीने का टाइम, या आपके केस में 3 महीना हो गया तो 3 महीने का कितना बड़ा नुकसान होगा वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि वो नुकसान सिर्फ सैलरी पे नहीं होता, वो नुकसान हमारा मेंटल प्रेशर्स पे भी होता है, तो उसको निकालना काफी मुश्किल है। या फिर दूसरी चीज, अगर शादी हो रही है, शादी करते करते फेरे करते करते लड़का उठा बोला मन नहीं कर रहा, चक्कर से आ रहे हैं 4 फेरे के बाद, बोले नहीं मेरे को शादी नहीं करनी है। अब आप मुझे बताइए वो ऐसे मना कर दे रहा है, तो उससे बोलेंगे ना ठीक है भाई ये कैटरिंग वेटरिंग का जितना है, डीजे ईजे का है, ये बैंड बाजे का पूरा बिल पे करो, जाओ घर, ऐसा हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। अब यहाँ पर उसने जब शादी तोड़ी तो उसका क्या नहीं निकाल सकते, डैमेजेस कैलकुलेट नहीं कर सकते बॉस, कितने का हुआ, आप बोलो बस होटल के बिल का हुआ, तो आंसर इज नो, उतने का नहीं हुआ, बहुत सारी और भी चीजें जो देखनी पड़ती है। या फिर तीसरा, अगर आपने मान लिया दिवालिया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, आप बोले भाई तेरे से डैमेजेस चाहिए, अरे भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, वो डैमेजेस दे ही नहीं पाएगा, इससे अच्छा तो तुम क्या करवा लो उससे, परफॉर्म करा लो। तो ऐसी जगह पर आप क्या करोगे, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है शूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। अब ये स्टे ऑर्डर अपन क्यों करा रहे हैं, ये स्टे ऑर्डर अपन इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि भाई यहाँ पर बेसिकली जो पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये वो काम नहीं करेगा, उसने मना किया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और ये वही काम करने चला गया। उसने मना किया था कि मैं वो काम नहीं करूंगा और ये वही काम करने चला गया, तो ऐसे केस में अपन लगाएंगे उसके ऊपर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सॉरी सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन में अपन ने, उसने मना किया था कि वो काम नहीं करेगा, वही काम करने चला गया, तो अपन उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्टे ऑर्डर। एग्जाम्पल के नाम पर मिस्टर प्रभास जिन्होंने बाहुबली मूवी किया, अब उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं पूरा का पूरा अपना टाइम पूरी एनर्जी किसको दूंगा, बाहुबली मूवी को दूंगा, इसको ब्लॉकबस्टर बनाएंगे। अब उसने क्या किया, उसने 27 करोड़ रुपए इस चीज के लिए मांगे। अब जहां पर जो मूवी मेकर है उन्होंने 27 करोड़ भी इसलिए दे दिया कि भैया ये आदमी और कहीं काम नहीं करेगा। अब इसने बाहुबली प्रोजेक्ट उठाया, थोड़ा टाइम डेडिकेशन दिखाया, बाद में कुछ एडवर्टीजमेंट करना चालू कर दिया, कोई और मूवीज पकड़ लिया, अब वहां पर भी समय दे रहा है, यहाँ पे समय नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में अपन उसको मूवी से तो बाहर नहीं निकाल सकते, काफी बड़ा पोर्शन शूट हो चुका है। ऐसा थोड़ी ना इंटरवल के पहले बाहुबली कोई और, इंटरवल के बाद कोई और, चलेगा क्या? नहीं ना। तो ऐसे केस में अपन अब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में अपन ने उनसे बोल दिया कि भैया ठीक है एक काम कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर भाई आपका वो वाला जो प्रोजेक्ट है, आपने मना किया था कि आप वो काम नहीं करोगे, फिर भी आप वही काम कर रहे हो, तो हम उस प्रोजेक्ट पर क्या लगा देते हैं, स्टे ऑर्डर। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हो जाता है सूट फॉर डैमेजेस। क्या हो जाता है बेटा, सूट फॉर डैमेजेस। अब सूट फॉर डैमेजेस की बात की जाए दोस्तों, तो डैमेजेस जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के डैमेजेस है, जिसमें पहला डैमेज है दोस्तों जिसका नाम है विंडिक्टिव डैमेज। कौन सा डैमेज है, विंडिक्टिव डैमेज। ये जो विंडिक्टिव डैमेज है, ये विंडिक्टिव डैमेज आपको दो ही केसेस में मिलता है, और पहली चीज ये डैमेज जो है आप नहीं मांग सकते, ये कोर्ट आपको देता है, आप नहीं मांग सकते, कोर्ट आपको देता है, जिसमें पहला है अगर ब्रीच हुआ है फॉर मैरिज, अगर मान लीजिए मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो ऐसे केस के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, विंडिक्टिव डैमेजेस की डिमांड कर सकते हैं। दूसरा केस हो जाता है फॉर द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द बैंकर्स बाय द बैंकर्स द चेक ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर के चेक को तुमने रॉन्गफुली क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। किसने कर दिया, बैंकर ने कर दिया। तो ऐसे केस में भी भाई गुडविल जाती है, तो इसमें कितने का नुकसान हुआ बोला नहीं जा सकता, इसीलिए इसको कौन देता है, कोर्ट। कौन देता है बेटा, कोर्ट। दूसरा जो डैमेज है भाई वो डैमेज है ऑर्डिनरी डैमेज। कौन सा डैमेज है बोलो, ऑर्डिनरी डैमेज। सर व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब हो जाता है ऐसा डैमेज जो कि भाई डिफरेंस होता है बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड दी
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वेरी गुड। तो ये मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच का क्या हो जाता है दोस्तों? डिफरेंस हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डिनरी डैमेज। अभी जो ऑर्डिनरी डैमेज होता है भाई, ये ऑर्डिनरी डैमेज की एक खास बात ये है कि भाई ये डायरेक्ट इन नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट इन नेचर, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल है। मैंने आपसे राइस की बात की थी कितने रुपए पे? 30 रुपए पे। राइस की बात की थी कितने रुपए पे? 30 रुपए पे। और अगर मान लीजिए मार्केट में वही कितने का हो गया है? 40 का हो गया है, तो क्या किया जाएगा? बताओ। 10 रुपए आप क्या कर लेंगे मुझसे? क्लेम कर लेंगे। अरे यस और नो? पक्का? चलिए। नेक्स्ट है कौन सा? स्पेशल डैमेज। नेक्स्ट है कौन सा? स्पेशल डैमेज। सर व्हाट इज स्पेशल डैमेज? स्पेशल डैमेज मतलब कि ऐसा डैमेज जो इनडायरेक्ट इन नेचर हो जाता है। कैसा हो जाता है? इनडायरेक्ट इन नेचर। एग्जाम्पल के नाम पर अगर मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोला कि भाई आप मुझे ये रूम तैयार करके दे दीजिए। उसने बोला कि ठीक है साहब, तैयार हो जाएगा। अब मैंने उससे बात कर ली थी 15 दिन में रूम तैयार कर, दिन में रूम तैयार करके नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मुझे जो नुकसान होगा, जैसे कि अब भाई 16वां दिन, 17वां दिन, 18वां दिन, अब पर डे की एक कॉस्ट होती है ना लेबर की। तो मैंने तो 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए बोला था। अभी 16वां, 17वां, 18वां, ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा लगा, क्या 3 दिन का लेबर का पैसा मैं दूंगा क्या? नो सर, वो तो मैं आपसे ले लूंगा, या मुझे देना पड़ा तो मैं आपके उससे काट लूंगा। दैट इज क्लेमिंग ऑफ व्हाट? डैमेजेस। लेकिन सुनो ना, तुमने 3 दिन लेट रूम को तैयार किया, जिस वजह से एक इंसान इसे रेंट पे लेने वाला था, उसने इसे रेंट पे लिया नहीं। तो ऐसे केस में मुझे बताइए क्या होगा? हाँ, यस। तो ऐसे केस के अंतर्गत अपन को से अपन क्या करेंगे? अपन उससे ये बोलेंगे कि भैया अब मुझे वो रेंट भी दो, मुझे वो 50,000 रुपये महीना भी दो। तो सामने वाला क्या बोलेगा? कॉन्ट्रैक्टर वो बोलेगा भैया तुमने ऐसी कोई बात मुझसे थोड़ी ना कही थी कि भाई तुम मुझसे एक्स्ट्रा पैसा भी लोगे इस चीज का। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा अपन लेने की बात करते हैं कि भाई जो इनडायरेक्ट नेचर है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तो वो 3 दिन की लेबर वाला कॉस्ट था। इनडायरेक्ट क्या हो गया? वो 50,000 रुपए जो कि रेंट का मुझे मिला नहीं। तो वो जो इनडायरेक्ट है, वो जो इनडायरेक्ट वाला आप पैसा लेना चाहते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेज। और स्पेशल डैमेज हर केस में मिलता नहीं है। स्पेशल डैमेज हर केस में मिलता नहीं है। ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आप नोटिस देंगे, तभी मिलेगा जब आप क्या देंगे? नोटिस देंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये सर पक्का? चलिए। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर अपन बात करें तो भाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ऑर्डिनरी डैमेज होता है, एक और कौन सा डैमेज होता है बताइए? स्पेशल डैमेज। ठीक है। तो अगर अपन बात करें ऑर्डिनरी डैमेज के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। स्पेशल डैमेज की अगर अपन बात करें जाए, तो स्पेशल डैमेज भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे अपन बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। पहला क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेज। और दूसरा क्या होता है? पेनल्टी। पहला होता है लिक्विडेटेड डैमेज और दूसरा क्या होता है? पेनल्टी। अब मान लीजिए आपने ये रूम 1 महीने की मैंने बात की थी, 1 महीने में तैयार करके दे देना। आपने इस रूम को 4 महीने लगा दिए तैयार करने में। तो ये जो तुमने एक्स्ट्रा 3 महीने लिया, क्या इसका मैं पैसा दूंगा? यस और नो? नहीं दूंगा। तो वो तो भाई डैमेजेस में चला गया। वो जो किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अब ये 3 महीना लेट हुआ, तो मेरे साथ पता है क्या हुआ? कि जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेने वाले थे सीए फाउंडेशन में, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। अब भाई ये बात मैंने उससे बता चुका था कि मेरी क्लासरूम बननी है, अगर तुमने इसे टाइम पे तैयार नहीं किया तो मेरा बच्चों का नुकसान होगा। इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले चुका है, और रूम तैयार नहीं करोगे तो मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? बच्चे रिफंड लेके चले जाएंगे। तो हेंस आपको बच्चों का फीस का भी बियर करना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है। अब उसने 1 महीने के रूम को 4 महीने में तैयार किया। तो मुझे बताइए इस केस के अंतर्गत क्या मैं बच्चों की फीस भी ले सकता हूँ उससे? यस और नो? यस सर। अच्छा, बच्चों ने एडमिशन लिया था 20, मैंने बोला 200 बच्चों की फीस वापस से। क्या ऐसा बोलना सही है कि गलत है? गलत है। अच्छा, मान के चलते 50 बच्चों ने एडमिशन लिया था, मैंने 50 बच्चों की फीस वापस किया। एक बच्चे से मैंने लिया था 50,000, तो 50 बच्चों का कितना हो गया? 25 लाख रुपए। मैंने उसको बोला भाई ऐसा है कि बॉस 50 बच्चों का एडमिशन हुआ था, अब वो 50 बच्चे रिफंड लेके चले गए। ये 50 बच्चे अगर मेरे पास होते तो इनसे 20 बच्चे और आते इनके फ्रेंड, तो टोटल होते मेरे पास 70। प्लस इन 70 में से 50 बच्चे पास होते जो नाटक क्लासेस में ज्वाइन करते, तो सी इंटर भी ज्वाइन करते, उसका पैसा। वो 40-45 बच्चे जो नाटक क्लासेस ज्वाइन करते उसमें से 20-25 बच्चे क्या हो जाते? सीए फाइनल में जाते, फिर वो नाटक क्लासेस को उसकी फीस देते। टोटल 2.5 करोड़ रुपए हो रहा है।
टोटल कितना हो रहा है बताइए, 2.5 करोड़ रुपए। आपको 2.5 करोड़ रुपए प्लस आपको जो ऑर्डिनरी डैमेज है वो देना पड़ेगा। क्या आप 2.5 करोड़ रुपए देंगे? यस और नो? यस और नो? नो सर, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि भाई आपने जो कैलकुलेशन करना चाहिए वो कैलकुलेशन होना चाहिए रीजनेबल। कैसा होना चाहिए बताइए? रीजनेबल। अगर आप कैलकुलेशन ऐसा वैसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है तो वो होता है पेनल्टी। वो क्या होता है? पेनल्टी। तो याद रखिए, अगर रीजनेबल है, प्री एस्टिमेट है, रीजनेबल है, तो ये क्या कहलाएगा बताइए? लिक्विडेटेड डैमेज। क्या कहलाएगा? लिक्विडेटेड डैमेज। एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस आर रिकवरेबल। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर रिकवरेबल। बस इसके लिए पहले से क्या देनी पड़ेगी? नोटिस। लेकिन अगर अपन बात करें पेनल्टी की, तो पेनल्टी इज नॉट रिकवरेबल। पेनल्टी इज नॉट रिकवरेबल। ये आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कुछ अमाउंट को लेते हैं। लेकिन सुनो, मान के चलो मैंने आपको अमाउंट 2.5 करोड़ बोल दिया। मैंने कहा देखो भाई, ये रूम अगर तैयार नहीं हुआ ना समय पर, तो फिर मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़ रुपए का क्या चाहिए होगा? मुझे पेनल्टी चाहिए होगा। अब मैंने अगर आपसे बोल दिया कि भाई 2.5 करोड़ का मुझे क्या चाहिए? पेनल्टी। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको 2.5 करोड़ बोल दिया तो 2.5 करोड़ मुझे मिलने वाले नहीं है। वो 2.5 करोड़ के लिए क्या करना होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो देगा वही अमाउंट जो अमाउंट क्या है? रीजनेबल। अब रीजनेबल अमाउंट था 40 लाख, क्योंकि 40 लाख रुपए मैंने वापस किए थे बच्चों के, तो मुझे सिर्फ कितना मिलेगा बताएं? 40 लाख। बोलने को मैंने कितना लिख दिया? 2.5 करोड़, लेकिन मिलेगा कितना? 40 लाख। समझ में आया? खुदा ना खास्ता मैंने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मैंने कहा फिगर बोल दिया, मैंने कहा अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे पर पेनल्टी लगाऊंगा 25 लाख रुपए की। 25 लाख तुम्हें देना पड़ेगा। और वाकई में जब नुकसान कैलकुलेट हुआ, जो सही रीजनेबल अमाउंट कैलकुलेट हुआ वो था 40 लाख, और मैंने बोल कितना दिया था? 25 लाख। तो फिर पता कोर्ट मुझे कितना दिलवाएगा? 25 लाख। तो जितना तुमने बोला होगा, मान लो मैंने ऐसे एब्सर्टली बोल दिया, मैं कहीं रूम समय पे तैयार नहीं हुआ ना, 25 लाख रुपए लूंगा मैं तुमसे। अब वो तो मजाक मजाक में बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, था तो वो पेनल्टी। लेकिन बाद में जब हमने वाकई में नुकसान कैलकुलेट किया कि भाई बच्चों ने एडमिशन इतने लेंगे, ये होगा वो होगा, ये सब का कैलकुलेट किया, तो पता चल रहा भाई नुकसान हो गया 40 लाख रुपए का। तो फिर ऐसे केस में कोर्ट मुझे भाई देना तो चाहिए रीजनेबल अमाउंट, लेकिन रीजनेबल अमाउंट वो देगा बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट विच हैव बीन लाइक आपने जो अग्री किया था, तो वो अग्रीड अमाउंट से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से? अच्छा, ये जो पेनल्टी वाला अमाउंट है, ये पेनल्टी वाला अमाउंट जो है वो बेसिकली आपको मिलेगा। पेनल्टी वाला अमाउंट भी आपको बेसिकली मिलेगा, लेकिन पता है ये सिर्फ एक ही केस में मिल सकता है, जब केस होगा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का। कौन सा केस होगा? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपका इसका रियल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल दूं, तो ये केस होता है नितिन गडकरी साहब का। नितिन गडकरी साहब क्या करते हैं? वो ये बोलते हैं कि भैया अगर रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, रोड में अगर किसी भी प्रकार का 5 साल में अगर मुझे गड्ढा गुड्डी मिल गया, तो उठा करके मैं तुम्हारे पर 1 करोड़ की पेनल्टी डाल दूंगा। अब वो रोड कुछ भी हो, अब एक गड्ढा भरने में थोड़ी ना 1 करोड़ रुपए लगता है। गड्ढा आया छोटा सा, भरोगे क्या 25-50 हजार में भर जाएगा। लेकिन वो बोलते नहीं, मैं पेनल्टी लगाऊंगा कितने की? 1 करोड़ की। तो भैया वो 1 करोड़ देने पड़ते हैं, क्योंकि ये काम किसका था? गवर्नमेंट का था। समझ में? तो गवर्नमेंट के केस में चलता है। अब मैं एक बार रीड करा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा केस था। स्पेशल डैमेजेस में आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए। When a party to a contract receives a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach, but also for the special damage. Special damage दो हैं, एक है liquidated और एक कौन सा है? Penalty. If the specified sum represent a fair and genuine pre-estimate, क्या है बताइए? Fair and genuine pre-estimate है, तो ये क्या हो गया बताइए? लिक्विडेटेड डैमेज। कि आप भाई सही बात कर रहे हो, इट्स गुड, वेरी गुड, तो उसमें क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट दोस्तों? लिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है। पेनल्टी क्या बोल रहा है? इफ द स्पेसिफाइड सम इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द डैमेज। कैसा है? डिसप्रोपोर्शनेट टू द डैमेज। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा भाई? ऐसे केस में आपको पेनल्टी नहीं मिलता है। इन इंडिया ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज। इंडियन लॉ में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, जो इंडियन कोर्ट है वो आपको सिर्फ कौन सा देंगे बताइए? रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करें एक्सेप्शन की, तो क्या बोल दिया? वेयर एनी पर्सन गिव्स एनी bond to the central government for the performance of any public duty or an act which public are interested on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned
देयरइन। ये हो गया वही वाला कि गवर्नमेंट को आपने बोला था, तो भाई गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि इसमें एक गड्ढा भी मिला तो मैं 1 करोड़ रुपए ले लूंगा, तो फिर वो कितना लेंगे? 1 करोड़। क्या ये बात समझ में? पक्का? अच्छे से। चल। हाँ। हाँ, अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका जो रीजनेबल अमाउंट है वो ज्यादा है और आपने जितना डिसाइड किया था वो कम है, तो ऐसे केस में आपको कम ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी अमाउंट बोल दिया उसको, 2-2.5 करोड़, लेकिन रीजनेबल अमाउंट है 40 लाख, तो कितना मिलेगा? 40 लाख। हाँ, 1 लाख तो मिलेगा ही, ऑब्वियस है, वो तो कोर्ट का ही जजमेंट है, वो तो मिलेगा। यस। चलो, आया समझ में? चलिए, तो ये कंसेप्ट अपन ने देख लिया दोस्तों। अलग अलग प्रकार के डैमेजेस होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा है दोस्तों। पहला डैमेजेस कौन सा है हमारा? विंडिक्टिव डैमेजेस। दूसरा अपन ने देख लिया ऑर्डिनरी डैमेजेस। तीसरा अपन ने देख लिया कौन सा? स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस के अंदर दो डैमेजेस आते हैं, जिसका नाम है लिक्विडेटेड डैमेज और कौन सा होता है बेटा? पेनल्टी। जो लिक्विडेटेड डैमेज है वो क्या होता है? फेयर एंड जेन्युइन होता है, और जो पेनल्टी होता है वो अनफेयर होता है, नॉट जेन्युइन होता है। इसके बाद एक और डैमेज है जिसका नाम है रिमोट डैमेज या इनडायरेक्ट डैमेज। रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस आर दी डैमेजेस व्हिच आर नॉट रिकवरेबल। आप उसे क्या नहीं कर सकते? रिकवर नहीं कर सकते। इसके बाद है नॉमिनल डैमेज, जिसका नाम है नाम मात्र का डैमेज। नाम मात्र मतलब एक्चुअली में कोई डैमेज हुआ नहीं है, बस ईगो के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? डैमेज को क्लेम कर रहे हो। इसे अपन क्या बोलते हैं बताइए? नॉमिनल डैमेज। एंड लास्ट वन कौन सा बताइए? विंडिक्टिव डैमेज। विंडिक्टिव डैमेज मतलब ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इसके लास्ट में आ जाता है स्टिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। स्टिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कई बार अपन इंटरेस्ट को लेकर के क्या करते हैं? कोई कंडीशन लगा देते हैं। अब भाई कंडीशन कैसी लगाते हैं? सिंपल कंडीशन है कि भाई फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को मैंने आपसे लोन लिया था और आपको बोला था कि भाई मैं 1 जनवरी को आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अगर मान लीजिए पैसा नहीं दिया 1 जनवरी को, फॉर एग्जाम्पल, तो आप मुझे क्या बोल सकते हो कि साहब देखो ऐसा है कि आपने 1 दिसंबर को पैसा लिया था, आपने बोला था 1 महीने बाद दे देंगे, अब आप 1 महीने के बाद अगर नहीं देते हो तो आपको मैं ब्याज लगाऊंगा 2% एक्स्ट्रा। तो ये जो बोलना है कि 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, ये सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप बोले मैं 200% एक्स्ट्रा ब्याज लगाऊंगा, ये क्या? ये अनरीजनेबल है। तो यही चीज बोला है, फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इट इज नॉट इन द नेचर पेनल्टी इफ द इंटरेस्ट इज रीजनेबल। फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉर द पेमेंट ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट ओनली इट मे नॉट बी इन द नेचर पेनल्टी डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। कि भैया आपने क्या बोला है? 200% बोला है तो पेनल्टी हो जाएगा, 2% बोला है तो वो कैसा है? रीजनेबल है। समझ में आया? लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बताइए? क्वांटम मैरियट। व्हाट इज क्वांटम मैरियट बेटा? क्वांटम मैरियट का मतलब होता है एज मच एज अर्न। होता ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा हूं, ठीक है, और रास्ते में अगर मैंने किसी कारणवश को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है या पूरा नहीं हो पाता, तो ऐसे केस में कम से कम मैंने जितना कमाया है उतना तो मुझे मिलना चाहिए। और उसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बताइए? दैट इज सूट फॉर क्वांटम मैरियट, जिसके अंतर्गत अलग अलग केसेस है। पहला केस है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आधा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और उसके बाद आधा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड के कारण नहीं हो पाया। एग्जाम्पल के नाम पर मैंने ट्रिपल पीएम के आपको 30 पैकेट बेचने का बोला था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई मोदी जी ने क्या लगा दिया? बैन। और अब मैं आपको पैकेट बेच नहीं पा रहा हूं। अब 30 पैकेट मान लो 300 पैकेट बेचने की बात की थी, अब मैंने आपको 100 पैकेट तो दे दिया, लेकिन मैं आपको 200 पैकेट नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने क्या लगा दिया बताइए? बैन लगा दिया। तो ऐसे केस के अंतर्गत जो 100 पैकेट दिए हैं, क्या उसका पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। दूसरा केस हो जाता है भाई इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुटस एक्ट। मतलब एक इंसान जो है वो कोई एक्ट कर रहा है और वो एक्ट कैसा है? नॉन ग्रेचुटस है। व्हाट इज नॉन ग्रेचुटस? फ्री में नहीं करना चाहता, वो पैसे लेकर के करना चाहता था। अब उसने आपके साथ कोई एक्ट किया, कोई काम किया और वो फ्री में बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, तो ऐसे केस के अंतर्गत जो भी पैसा उसका बनता है वो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के नाम पर, फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लग रही थी और कोई पिज्जा बॉय यहाँ करके खड़ा हो गया, मैंने उससे क्या किया? मैंने उससे पिज्जा के डब्बे लिया और पिज्जा खाना चालू कर दिया। अब बाद में मुझे पता चला कि भाई मैंने तो पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं था, ऐसा मुझे बाद में याद आया खाने के बाद, यार पिज्जा तो अपना था ही नहीं। मैं बाहर गया, मैंने कहा भाई ये पिज्जा तो मेरा था नहीं, बट फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, लेके आए थे, 3 डब्बे खा लिए, 2 और बचे, तुम लेके जाओ। अब क्या वो ऐसे ही लेके चले आएगा क्या? नहीं, वो क्या मांगेगा मुझसे?
पैसा कितने पिज्जा का? 5, 3, क्योंकि मैंने 3 खाया, तो 3 जो मैं खाया। अच्छा, वो जो पिज्जा बॉय देना चाहता था वो नॉन ग्रेचुइटस एक्ट था, वो पिज्जा मुझे देना चाहता था लेकिन वो पैसे से देना चाहता था, तो ऑन दैट बेसिस मैंने जितना इस्तेमाल किया उतने का पैसा तो देना पड़ेगा। या फिर ये वाला केस जो कि अपन देख चुके हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए इन द व्हाट दोस्तों, इन द केस ऑफ एन एक्ट प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना चाहता था लेकिन अभी 2 ही फ्लोर की बनी है, और 2 फ्लोर के बाद मैंने क्या कर दिया? मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई? अब मैं आपको मना कर रहा हूँ कि 2 फ्लोर में, तो आप बोल सकते हो ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं, 2 फ्लोर तक बनाए चलेगा, और काम है निकल जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई निकलो। आपने बोला साहब पैसे, मैंने कहा भाई 4 बिल्डिंग की बात हुई थी, 4 फ्लोर की, तुमने तो 2 ही फ्लोर बनाए, जाओ एक पैसा नहीं दूंगा। क्या मैं ऐसा मना कर सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे देना पड़ेगा। कितने का? 2 फ्लोर का। वेरी गुड। तीसरा, इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, कई बार कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बताइए? डिविजिबल रहता है। डिविजिबल मतलब उसे आधा अधूरा किया जा सकता है। अब मान लीजिए भाई कि मैंने आपसे बातचीत किया था कि भाई मैं पर डे आपको लेक्चर दूंगा, और जो भी लेक्चर मैं आपको दूंगा उसका मैं हर दिन का 1000 रुपीज चार्ज करूंगा। अब मैंने आपसे 10 लेक्चर के लिए बात की थी लेकिन 8 लेक्चर मैंने आपको दिए, 2 लेक्चर मैंने लास्ट के नहीं दिया। अब मैंने क्योंकि आपसे पर डे 1000 रुपीज की बात की थी, तो अगर मैं 2 लास्ट के नहीं दिया तो आपने बोला साहब एक पैसा भी नहीं देंगे, क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? 8 लेक्चर का 8000 रुपए तो देना पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो केस है वो हो जाता है इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जैसे क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर मान लीजिए भाई कॉन्ट्रैक्ट को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो कंसेप्ट क्या हुआ? कंसेप्ट बहुत सिंपल सा था कि भाई मान लीजिए ये जो रूम है, मुझे इस रूम को इंटीरियर अच्छे से इंटीरियर डेकोरेशन कराना है। अब मान लीजिए मैंने एक पर्सन से बात की, उसने बोला ठीक है भैया 2 लाख रुपए लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब उसने आधा काम किया तो पूरा ही काम, लेकिन कुछ काम जो है वो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा भाई इसको चेंज करना है। बोले साहब आप चेंज हो पाएगा, जो हो गया वो एकदम फाइनल है, मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है। मैं कहा ठीक है भाई मैं पैसा काटूंगा। बोले ठीक है साहब काट लो। तो मैंने 5 लाख में 4 लाख काट के उसे 1 लाख रुपए दे दिया। अब आप मुझे बताइए क्या ये काटना सही है कि गलत है? गलत है। तो बोलेगा भाई नहीं नहीं 10,000 रुपए काटो बाकी पैसा दे दो। मैंने कहा भाई 10,000 लायक तो नहीं यार, ये काम तो भाई आपने गलत किया है, या तो पूरा ठीक करके दो। वो बोल रहा है भैया मैं ठीक तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मैं 10,000 रुपए नहीं, मैं तो 4 लाख काटूंगा। अब इसमें हम दोनों की क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इनडिविजिबल था, इसमें तो लमसम बात हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब वो पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा? उस काम को सही कराएगा। जिस इंसान से सही कराएगा वो इंसान जितना पैसा लेगा उतना पैसा क्या करेगा? माइनस कर देगा, और बचा हुआ पैसा वापस। ये बात समझ में आई? सिंपल। यस और नो? पक्का?